गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम यूएस स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अभी की यूएस मार्केट की सिचुएशंस क्या है। सॉफ्टवेयर नेम में तगड़ा सेल ऑफ हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, गूगल, ये जो बड़े नाम है वो भी डाउन है। इसके साथ साथ ब्रॉडकॉम हो गया, सेल्स फोर्स, क्राउड स्ट्राइक, ये सारे स्टॉक्स जो है वो नीचे की तरफ है। इंडियन आईटी सेक्टर्स में भी एक तगड़ा सेल ऑफ देखा गया है। और एंथ्रोपिक का जो क्लॉड एआई एजेंट है उसने बहुत सारा डिस्ट्रप्शन इंडियन आईटी और ओवरऑल ग्लोबल सॉफ्टवेयर नेम्स में एक सेल ऑफ देखा है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये सेल ऑफ कहाँ तक जा सकता है। क्या रियली में ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है पूरी डेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक एंथ्रोपिक के क्लॉड से। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियोस को एंड तक देखना तो यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द सॉफ्टवेयर नेम्स एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। और कौन से ऐसे नेम्स है जो एआई का बहुत ज़्यादा का अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मार्केट सेल ऑफ की वजह से वो भी नीचे है। यूएस और ईरान के बीच में जो एक टेंशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन जो चल रही है, जिसका भी इम्पैक्ट यूएस मार्केट में होता है। ब्रेंट क्रूड आपने देखा होगा अभी $67-68 के ऊपर पहुंचा है। गोल्ड सिल्वर अप है। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टनिटी है। और मई में यूएस के नए गवर्नर आएंगे, केविन वॉर्श अभी एक नए नॉमिनीज है यूएस के फेड चेयरमैन की तरफ से। तो जिसके चलते मार्केट के ऊपर एक हैंगओवर है, क्योंकि केविन वॉर्श जो है वो एक थोड़ा सा हॉकिश साउंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट। तो वो भी इम्पैक्ट यूएस मार्केट के ऊपर आता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो basically these are the software names which I track mainly if I have to judge my conclusion about software names। तो आपने देखा होगा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सा एक जो सेल ऑफ है ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो लगभग लगभग 28-30% की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट का सेल ऑफ हो चुका है। अगर यहाँ के नंबर्स देखोगे, रिसेंट नंबर्स माइक्रोसॉफ्ट के इतने भी बुरे नहीं थे। थोड़ा सा अजूर का इनका जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा मिस कर गया था, लेकिन उतना भी मिस नहीं था कि इतना बुरी हालत हो जाए माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड पेस। लेकिन हाँ, ये जो एंथ्रोपिक का नया क्लाउड एजेंट आ गया है और जिन्होंने जो डिस्ट्रप्शन बना चुका है, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज थी, स्पेशली इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज थी, वो पहले ह्यूमन आर्बिट्राज के ऊपर चलती थी। नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर बिलिंग होती थी। अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज को, यूएस को किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर सपोर्ट करना है, तो जितने ज़्यादा हेडकाउंट्स वहाँ पर रहेंगे, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करेंगे, उतनी ज़्यादा बिलिंग होती थी और उसके हिसाब से वो अपने क्लाइंट से पैसा चार्ज करते थे। अभी ये सिचुएशन चेंज हो रहा है कि ह्यूमन आर्बिट्राज से कंपैरेटिवली अगर आप कितना पैसा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई की हेल्प लेने में लगाते हो, वो डिफाइन करता है। तो मतलब इंडस्ट्री इज चेंजिंग फ्रॉम बिलिंग पर हेड काउंट्स टू द बिलिंग पर आउटकम। तो आपका आउटकम कितना है उसके ऊपर बिलिंग डिपेंडेंट रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि पूरी आईटी इंडस्ट्री साफ हो जाएगी, बिकॉज इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री की अगर मैं थोड़ी देर बात करूं यूएस में जाने के पहले, तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे 10% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है इंडियन मार्केट्स को। तो अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री डेड हो जाती है तो जो लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, उसके साथ साथ जो कंज्यूमर है इंडिया का, वो बहुत ही मिडिल क्लास जो कंज्यूमर है, तो आप देखोगे वो आईटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में अगर जॉब लॉसेस आएंगे, बहुत बुरी तरीके से हालात खराब हो जाएंगी, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर पड़ेगा, डेकोर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ेगा। जो बिकॉज जो बोरोवर्स है वहां से लोन लेते ही लोग रियल एस्टेट, बहुत सारे अगर आप मेट्रो सिटीज में जाओगे तो वहां पर फ्लैट वगैरह को उन्होंने ही खरीदा है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का जो एक इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर आता है, वही जाके दुकानों में सामान खरीदता है, महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है। तो वो सारी चीज़ों में भी इम्पैक्ट आता है। तो जीडीपी श्रंक होने का भी डर लगा रहता है और मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा होने देगा। उसमें बहुत सारे बदलाव भी आएंगे एआई सिक्योरिटी को लेके, एआई एडॉप्शन को लेके। और मुझे लगता है कि आईटी इंडस्ट्री भी इसको अडॉप्ट करेगी। हालांकि एक क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल है कि नंबर ऑफ पीपल डूइंग द जॉब दैट विल बी गेट रिड्यूस्ड। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका डेड एंड नहीं होगा, बट थोड़ा सा जॉब इम्पैक्ट हो सकता है 1-2 साल के लिए। नैरेटिव अराउंड द सॉफ्टवेयर स्टॉक्स या पूरे इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में निगेटिव हो सकता है। अगर someone ask me that if you want to choose any technology company, any software company now, I will 101% choose the US software names versus the Indian IT names। because Indian IT names ने अभी तक बहुत ज़्यादा AI में इनोवेशंस नहीं किया है जो उनको करना था। बाईबैक्स में वे लोग लगे हुए हैं, इन्फोसिस, टीसीएस वाले लोग। और जिसके चलते इनको थोड़ा सा ये थोड़े से पीछे रह गए हैं इन टर्म्स ऑफ द एआई रेस। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, अगर मैं अमेजोन की बात करूं या गूगल की बात करूं,
तो ये कंपनियां जो है बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आप मान लो कि गूगल ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपनी एंथ्रोपी में किया था, तो एंथ्रोपिक अगर अच्छा करेगा 10x से, अगर मैं थोड़ा सा डेटा निकाल के दे दूं आपके सामने, तो एंथ्रोपिक का अगर मैं पूरा रेवेन्यूज का मॉडल आपके सामने रखूं, तो Anthropic is like gaining their revenues by 10x। तो मतलब इनका जो Anthropic का revenues है वो 10x से हर एक साल बढ़ रहा है। तो इतनी ज्यादा पेस से अपने revenues को बढ़ा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें गूगल का इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो Anthropic कितना अच्छा बढ़ेगा वो तो गूगल को भी, गूगल इज ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस फैक्टर्स। तो Anthropic का ऑब्वियसली डिस्ट्रप्शन है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, एंड दिस विल हैव काइंड ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अगर मैं बात करूँ तो कि इन व्हाट डोमेन्स द एजेंट्स आर डिप्लॉयड, आप सभी को तो पता है कि एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोवर्किंग का एजेंट बनाया है, जो एजेंट खुद ही कोड करता है और खुद ही रेगुलेट करता है। आप सोए हुए रहते हो और उस एज में, उस टाइम में वो आपका सारा काम कर देता है। तो ह्यूमन इंटरेक्शंस को कम करके एआई एजेंट ही आपके कोड लिखेगा, डिप्लॉय करेगा, टेस्ट करेगा और उसका आउटकम भी आपके सामने लगा देगा। अगर मैं एआई एजेंट किस सेक्टर्स में सबसे ज्यादा उन्होंने डिप्लॉय की है, तो ये चार्ट आपको बहुत ही मुझे अच्छा लगा। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में 49% एजेंट लगे हुए हैं, बैक ऑफिस ऑटोमेशंस में जो एडमिन वर्क वाले लोग करते हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड जो रिपीटेटिव टास्क होता है, एआई बेसिकली वहां पर इंटरैक्ट करेगा जहां आपके रिपीटेटिव टास्क है, जो लो स्किल काइंड ऑफ वर्क है, एक्सेल शीट भरने वाला काम है, जो लीगल काम है जहां पर रिपीटेटिव टास्क होते हैं, या जो एंट्री लेवल जॉब होते हैं, एंट्री लेवल कोडर आ गए, आपके एंट्री लेवल एडमिन के जॉब आ गए, एंट्री लेवल मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब आ गए, एंट्री लेवल टेस्टिंग के जॉब आ गए, तो वहां पर डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा आ सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ देखूं, तो बैक ऑफिस ऑटोमेशन है, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, सीआरएम, इन सारी चीजों में ये इम्पैक्ट करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये आपको अभी का ग्राफ दिखाता है, एंड विच इज काइंड ऑफ दिस थिंग्स। सो आई वुड लाइक टू शो Have समथिंग engineers around within this Anthropic who video. say, I don't write any code anymore. I just let the This model is write the actually the code. CEO I of edit it. I do Anthropic. the things around it. I think, I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? Not, we are now, in terms of, the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I think, I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? Not, we are now, So in this kind terms of, this the kind of models that write situations code, I have can engineers. arise because it is a disruption, but we need to see like how these companies evolve over the period of time। and मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी इवॉल्व करेगी। जैसे हम वेबसाइट में डेवलप करते थे, अपनी वेबसाइट को डेवलप करते थे, अभी इरा चेंज हो गया है, हम ऐप को डेवलप करने लगे हैं। द चेंज फ्रॉम वेबसाइट डेवलपमेंट टू द ऐप डेवलपमेंट जैसा हो गया है, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नया चेंज आएगा। तो इसका मतलब नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी, सारे सॉफ्टवेयर के नेम्स जो है, जो मैंने अपने वीडियोस में यहाँ दिखाए हैं, वो डेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर आने वाला है कि हर एक कंपनी अपने आप को इवॉल्व करती है। जो कंपनी एआई इंफ्रा में स्पेंडिंग करेगी, एआई का साथ लेके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, अपनी इफिशियंसीज को एक आगे स्केल के ऊपर लेके चली जाएंगी और अपने कस्टमर को सर्विस देगी, तो मुझे लगता है कि वहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एआई ही क्रिएट करेगा। प्रोडक्टिविटी और जीडीपी, इन सारी चीजों के लिए एआई बहुत ही बेनिफिशियल है। नाउ इट डिपेंड्स कि कंपनियां किस तरीके से उसको यूज करती है और अपने रेवेन्यूज नंबर्स को बढ़ाती है। एक याद में रहना होगा कि जैसे जैसे ईरा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे की तरफ आ रही है, तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांस ज्यादा है। ऐसी कंपनियां एंथ्रोपिक जैसी जो अपने रेवेन्यूज को 10x बढ़ा रही है, that I think kind of a company who is making new AI agent, that will be more helpful and in terms of investing। जैसे वॉरेन बफेट अपने वीडियोस में हर टाइम बोलते हैं कि you need to invest in a sunrise industry compared to the sunset industry। तो AI एक सनराइज इंडस्ट्री है, तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहां पर किस तरीके से वो अपनी कंपनियों को आगे बढ़ा रही है। थोड़ा मैं वापस आता हूँ AI के अभी के सिचुएशंस के ऊपर। तो एनवीडिया के 25 फेब के रिजल्ट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एंथ्रोपिक इतना डिस्ट्रप्शन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ला रहा है, तो मेरा सवाल है कि उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूट लगेगा, उसके कंप्यूट के लिए बहुत सारे जीपीयूज लगेंगे, एनवीडिया का कूड़ा सॉफ्टवेयर लगेगा। एनवीडिया ने हालांकि एंथ्रोपिक के साथ डील की हुई है, एंथ्रोपिक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील की हुई है, तो ये सारे कंपनियां जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कहना है कि एंथ्रोपिक आगे बढ़ रही है तो
बाकी कंपनियां निगेटिव हो जाएंगी जैसा अभी मार्केट आपको दिखा रहा है, तो ऐसी वो चीज है नहीं है। तो अगर ज्यादा कंप्यूट लगेगा एंथ्रोपिक को अपने एआई एजेंट को वर्क कराने के लिए, तो वो ऑब्वियसली एनवीडिया शुड डू वेल, क्योंकि एनवीडिया की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनवीडिया ही वो एक प्लेयर है जो इन सारे कंप्यूट्स के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए अपने चिप्स प्रोवाइड करता है, जीपीयूज प्रोवाइड करता है, कोडा रॉबिन जैसे सॉफ्टवेयर वो बनाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि एनवीडिया के रिजल्ट्स, और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में $67 बिलियन के ऊपर वो अपने रेवेन्यूज को करेंगे, और मुझे लगता है $70 बिलियन का तो वो अपना गाइडेंस दे देंगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इफ एंथ्रोपिक्स डूइंग दैट वेल, इफ दैट तरीके से आई बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि एनवीडिया के रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर एंथ्रोपिक डू वेल, एनवीडिया हैज टू डू वेल, बिकॉज एनवीडिया इज गोइंग डाउन एंड एंथ्रोपिक इज गोइंग अप, ऐसा तो होगा नहीं। यूएस और ईरान का वॉर सिचुएशन थोड़ा सा एक यहाँ पर डायनामिक्स प्ले करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट देखा जहां पर वो बोल रहे हैं कि देयर इज वेरी टेंस सिचुएशन, सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये वॉर हो जाता है तो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऊपर की तरफ भागेंगे। इंडियन के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के लिए। तो वो $50-55 का अभी क्रूड ऑयल था, अभी $67 पे चला गया है, वो थोड़ा सा है। केविन वॉर जो हॉकिश फेड है उनको लाग डोनाल्ड ट्रंप ला रहे हैं, तो उसका एक हैंगओवर मार्केट के ऊपर है। इसलिए आपने देखा होगा कि S&P 500 5% ही डाउन है, लेकिन सॉफ्टवेयर नेम्स जो है वो 30% डाउन है। माइक्रोसॉफ्ट जैसा स्टॉक 30% डाउन है, सेल्सफोर्स जैसा स्टॉक, ब्रॉडकॉम जैसा स्टॉक्स, ये शॉपिफाई जैसे नेम। तो ये जो सॉफ्टवेयर नेम्स है, स्नोफ्लिक जैसा सॉफ्टवेयर नेम, पैलेंटियर जैसा सॉफ्टवेयर नेम, वो थोड़े से ऊपर के नीचे भी डाउन है, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा ये अर्निंग विजिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा डाउट आ रहा है। मार्केट ये सोचता है कि कंपनी अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन उनको लगता है कि अगले आने वाले समय में इनका जो रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा डिटोरिएट करेगा, जिसके चलते मार्केट अभी इसको डिस्काउंट कर रहा है। तो यूएस मिड टर्म के इलेक्शन भी इसी साल है नवंबर में, तो वो थोड़ा सा मायने रखता है अभी यूएस मार्केट के ऊपर। आपने एक चीज देखी होगी, पिछले कुछ समय से एक जॉन डियर करके स्टॉक है, आप देखना कि 40% वाईटीडी अप है, मतलब 2026 में वो 40% अप है, एक हार्डवेयर नेम है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यूएस में थोड़ा सा जो मनी है सॉफ्टवेयर से रोटेट होकर हार्डवेयर में आ रहा है। आईटीडी जैसा कंपनी है जो पंप्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो चीजें थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरे जो जो प्रोडक्ट्स को बनाती थी, वहां पर पैसा रोटेट ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सॉफ्टवेयर जो है कैश रिच होता है, मतलब जनरेट वो बहुत ज्यादा कैश को अपने बिजनेस में लाता है, बहुत ज्यादा कैश बिजनेस से मिलता है जब वो रेवेन्यू बनाते हैं कंपेयर टू हार्डवेयर कंपनी। अगर मैं जॉन डियर का कोई ट्रैक्टर बना रहा हूँ, या फार्मर्स के लिए कोई एक ऑटोमेशन बना रहा हूँ, तो वहां जो मुझे कैश फ्लो मिलेगा, और मैं एक सॉफ्टवेयर सेल करके कैश फ्लो मिलेगा, वो बहुत ही सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा कैश आता है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो मनी फ्लो हो रहा है सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर, इसको भी थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ जैसे मैंने कहा कि थिंग्स विल मूव आउट फ्रॉम दी बिलिंग फॉर हेड काउंट्स टू द बिलिंग फॉर आउटपुट। जितना ज्यादा आउटपुट आप लाओगे वहां पर बिलिंग होगा। इंडियन आईटी इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री जो भी कंपनियां लोअर आर्बिट्राज करेगी, वहां आईटी इंडस्ट्रीज में इशू ज्यादा आ सकते हैं। बजट विल शिफ्ट फ्रॉम एआई इंफ्रा, एआई टूल्स, जो भी एआई को ऑटोमेट करेगा, एआई को अडॉप्ट करेगा, वहां पर थोड़ा सा अच्छी विजिबिलिटी आपको हो सकती है। सो यू नीड टू फाइंड कंपनीज वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन अ कंपनीज जो एआई को ऑटोमेट कर रहा है, एआई की हेल्प लेके बहुत सारे कंपनियों में अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। जैसे अगर पैलेंटियर्स की बात करो, तो वो बहुत ही पहले एआई का नाम आने के पहले ही उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, और यूएस डिफेंस, यूएस नेवी के साथ अपने बिजनेस को चला रहा है। अगर पैलेंटियर्स का रिसेंटली अगर मैं नंबर्स देखूं, वो 70% Q4 का नंबर आया था, 70% रेवेन्यू ग्रोथ का, और रूल ऑफ 40 तो स्काई रॉकेटिंग है, जिसके चलते पैलेंटियर, ये सारी कंपनियां थोड़ा सा अभी सिचुएशन खराब है इसलिए डाउन है, लेकिन अपने रिजल्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। तो रिजल्ट्स अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छे हैं। ये मैं जॉन डियर्स की बात कर रहा हूँ, ये एक हार्डवेयर कंपनी है, 40% अप है, लेकिन रेवेन्यूज की बात करूँ तो कुछ -5% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। तो आप यही मान लो कि मार्केट किस तरीके से ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है लेकिन स्टॉक अप है, लेकिन वहां पर पैलेंटियर्स के रेवेन्यू अप है लेकिन स्टॉक डाउन है। इसका और भी एक रीजन है, क्योंकि पैलेंटियर्स को अगर मैं बात करूँ तो माइकल बरी, जिन्होंने 2008 में स्टॉक मार्केट को शॉर्ट किया था, कुछ 4-5 लोग थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट को शॉर्ट किया तो बहुत पैसा कमाया था। उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो पैलेंटियर्स का जो स्टॉक है वो भी नीचे की तरफ जाएगा, वो $46 पर शेयर का वो पहुंच जाएगा। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, पैलेंटियर कभी भी ग्रीन रहता है तो यूएस मार्केट ग्रीन रहता है, पैलेंटियर डाउन रहता है तो यूएस मार्केट डाउन रहता है। तो इसका मतलब है कि जो बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट आता है यूएस में, तो वो भी ये पैलेंटियर जैसे स्टॉक में, बिकॉज पैलेंटियर इज आल्सो नाउ S&P 500 स्टॉक, तो ऑब्वियसली S&P 500 और पैलेंटियर की पोजीशन
फ्लक्चुएशन नॉर्मल रहती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ स्टॉक मार्केट बहुत नीचे की तरफ आएगा, ऐसा माइकल बरी का कहना है। और आपने देखा होगा ट्विटर पे वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, अपने थीसिस को वो बचाने में लगे हुए हैं कि पैलेंटियर किस तरीके से खराब कंपनी है, और बहुत ही एलिगेशन लगाए हैं एलेक्स कार्प के ऊपर। तो वो भी एक थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि माइकल बरी जो 2008 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि स्टॉक मार्केट फॉल करेगा, हाउसिंग मार्केट क्रैश हो जाएगा, और वो सक्सेसफुल भी रहे थे। अभी 17 ईयर्स के बाद वो बंदा अभी मैलेंटियर्स को बोल रहा है कि आपका शेयर प्राइस $46 पर शेयर हो जाएगा, और उसके लिए बहुत सारे थेसिस वो ट्विटर पे लिख रहा है। आप उनके सबस्टैक को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। बट आई एम जस्ट लुकिंग इनटू द कंपनी डॉक्यूमेंट वेयर द कंपनी इज ग्रोइंग देयर रेवेन्यू बाय 70%, Q3 में 63%, FY 2025 में 56% की रेवेन्यू ग्रोथ थी। तो रेवेन्यू ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रहा है। हेज फंड ने पिछले कुछ समय से 24 बिलियन डॉलर का कुछ रेवेन्यू कमाई की है शॉर्टिंग द सास ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लाउड कोवर्किंग का जो सिस्टम है वो कितना चलेगा, वो वहां पर थोड़ा सा साशंकता है। बट एज ए इन्वेस्टर वी शुड लुक इनटू द कंपनीज वेयर वी फाइंड अ ग्रेट वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल Amazon। अगर Amazon की अगर बात करो, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसको बढ़ने की उम्मीद है। अगर मान लो कि Amazon बहुत सारी जगह पर अपने फिजिकल एआई को लेके आता है, रोबोटिक्स को लेके आता है, तो उसका मार्जिन जो है वो बहुत ऊपर की तरफ भागेगा, बिकॉज ह्यूमंस की जगह वो अभी रोबोट्स का लगेगा, वो 24/7 काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो Amazon इज अ ग्रेट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ द ऑल दिस एआई नेम। अगर मेटा की बात करो, सोशल मीडिया का यूज तो कम नहीं होगा, मतलब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, कितना भी एआई एजेंट आ जाए, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये जो सारी चीजें हैं ये कम नहीं होगी। सोशल मीडिया का यूज वैसे ही वैसा रहेगा और बढ़ेगा, तो जिसके चलते इन सारी कंपनियों को अपने कैश फ्लोज जनरेट करेंगे ही करेंगे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट या आपके मेटा हो, Amazon हो, these are the companies looking at a very good valuations that which you should look into. My favorite thing is about the Amazon and the Meta at this moment in time. इसके अलावा मैं अगर छोटी कंपनीज में चले जाऊँ तो सॉफी करके वहां पर एक कंपनी है जो एक फाइनेंशियल बैंक है, जिनके रेवेन्यूज ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने 30-35% रेवेन्यू क्रैगर से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। एआई को अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, तो एआई को अच्छी तरीके से यूज करके अपने फाइनेंशियल कंपनीज को, अगर जो कंपनी आगे बढ़ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड आई वुड से बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दोज मार्केट्स एज ऑफ टुडे। So I'm just trying to show you that the companies which has अगर मैं यूएस ग्रोथ स्टॉक की बात करूँ तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर मैं वैल्यूएशंस की तरफ देखूँ तो यू नो देर आर नेम लाइक पाथ, जिसको आप देख सकते हो। देर आर नेम्स लाइक नेबियस को देख सकते हो, इसके डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियां हैं। ये भी यहाँ एक सपोर्ट के ऊपर अवेलेबल थी, जहां से उन्होंने अभी ऊंची छलांग लगाई है, 107 के ऊपर लग चुका है। बिकॉज डेटा सेंटर बनाने का काम नहीं होगा, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, इसने इसकी जो प्राइस है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया है, तो अभी 107 की तरफ ये स्टॉक गया है। इसको भी आप देख सकते हो। नेबियस इज अ ग्रेट प्ले। जब अगर एआई की डिमांड बढ़ेगी, कंप्यूट की डिमांड बढ़ेगी, तो नेबियस बहुत सारे ये डेटा सेंटर्स को बनाता है, तो वो भी फायदा वहां पर होता है। इनके क्लिक हाउस करके, इनके साथ क्लिक हाउस करके कंपनी में उनका स्टेक है, वो भी रेवेन्यूज को हेल्प करती है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग व्हीकल्स में ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वहां पर भी उनका इनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि दीज आर द कंपनीज विच यू शुड लुक एट, एंड द काइंड ऑफ मेटा एंड द Amazon। इफ यू सी, मेटा के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे Q4 के, जिसके चलते वहां से ऊपर से नीचे तक सेल ऑफ आया है। बट आई थिंक दीज आर द गुड प्लेस टू accumulate दिस काइंड ऑफ कंपनीज फॉर अ लॉन्गर टर्म। आप माइक्रोसॉफ्ट को दे सकते हो, ऊपर से नीचे तक बहुत गिरा है। Amazon जैसी कंपनी जो भी बहुत गिरी है अपने रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट बेहतरीन थे, कोई डाउट नहीं था रिजल्ट्स में। मैं सोफी की बात कर रहा था, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, अवेलेबल एट अ ग्रेट वैल्यूएशन फॉर 19 के लेवल के ऊपर। इसके जाके रेवेन्यू नंबर्स को जाके देखना, बहुत ही अच्छे रेवेन्यूज है। ये हुड देखना, क्योंकि हुड जो प्रेडिक्शन मार्केट लेके आ रहा है, शेयर मार्केट रिलेटेड स्टॉक है, क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक है, क्रिप्टो में सेल ऑफ है, तो ऊपर से नीचे तक अगर क्रिप्टो में सेल ऑफ आएगा तो ये क्रिप्टो रिलेटेड डिपेंडेंट्स जो ये ब्रोकर्स है, जो हुड है, वहां पर सेल ऑफ आएगा। लेकिन जहां पर क्रिप्टो ऊपर की तरफ भागेगा, ये कंपनी अभी ऊपर की तरफ भागेगी। सो यू शुड लुक दीज काइंड ऑफ कंपनीज टू हैव अ लॉन्ग टर्म थेसिस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 6 मंथ में कोई चीजें बदल जाएगी और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। यूएस एक्सपोजर बहुत ही बेहतर चीज है कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि आपका अगर यूर सेंटिमेंट्स
is good, then the price is also you need to pay a high. Sentiment खराब हो तो भी आपको ये सारे प्राइस मिलते हैं। ये देखो ये ऊपर से कुछ 50% गिरा है हुड, तो बेहतर कंपनी है, अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर चुका है। इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत क्रिप्टो रिलेटेड इनको थोड़ा रेवेन्यू से थोड़ी सी मार पड़ी थी, जिसके चलते स्टॉक यहाँ पर है। एएमडीज की बात करो, अभी एएमडी ने भी बहुत सारे यू नो न्यू डील्स किए हैं। एंथ्रोपिक ने अभी इन्फोसिस के साथ किया है, एएमडी ने टीसीएस के साथ डील की है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ये सारी कंपनियां कहीं नहीं भागेगी। थोड़े अभी स्टॉक मार्केट पिछले 3 साल से यूएस मार्केट में एक ग्रोथ का लंबा फेज चला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अभी ब्रीदर ले रहा है मार्केट थोड़ा सा। अगर मैं यूएस S&P 500 की बात करूं, आप देखो कहाँ से कहाँ तक यूएस S&P 500 है, ऊपर से नीचे तक गया है। जहां जहां पर डिप आई है वहां वहां पर ये खरीद के आए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं भूलना कि ही इज वन ऑफ आल्सो द स्टॉक मार्केट गाय, ही वांटेड मार्केट टू गो अप। यहाँ से कितना जा सकता है मार्केट, मुझे लगता है 657 तक आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ से ऊपर आने वाली उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर का ये जो सेल ऑफ है, मुझे लगता है ये ओवरडन है। यहाँ पर अच्छी कंपनियां अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर है। एक साथ सारे इसमें पैसे डालने के अलावा अगर आप इसको स्टैगर तरीके से थोड़ा बहुत करोगे, मुझे लगता है एक ETF है आई शेयर सॉफ्टवेयर एक्सटेंडेड टेक, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो जो ETF है सॉफ्टवेयर का, यूएस सॉफ्टवेयर का, वो बहुत नीचे की तरफ है, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर का ETF 100% will go up in the next 10 years, so obviously there is good opportunity available for you. So यही था आज के वीडियो। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, so that they will also learn from it. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइस।